हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई 1 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 में सेकेंड क्लास। लेकिन कुछ और बच्चे आज आए हैं जो कि फर्स्ट क्लास नहीं लिए थे, तो एक बार क्विक रिवीजन 2 मिनट के अंदर में, और जो आए थे उनका भी रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं आए थे उनका बैकअप भी हो जाएगा। तो बच्चे, कल हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। जो बच्चे कल आए थे उन्हें पता होगा कि चैप्टर 2 क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत ही बेसिक है, उसमें उतना मजा नहीं आता, बच्चे इंजॉय नहीं करते। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम लोग स्टार्ट चैप्टर 2 से करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एक ग्राफ। तो चैप्टर 2 में वही मेन पार्ट है, ग्राफ। वो सीख गए तो माइक्रो मैक्रो में आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। तो 2 में, 6 में और 9 में, 3 चैप्टर में टोटल ग्राफ आपको सारे आइडियाज दे दिए जाते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। तो बच्चे, चैप्टर 2 में कल मैंने स्टार्ट किया था फंक्शन, जो कि आपने 11th में पढ़ा था। थोड़ा सा कल की क्लास का रिकैप दे देते हैं। ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्री डोमेन हर एलिमेंट से एसोसिएटेड होता है। रिलेशन में जो रिलेशन को फॉलो कर रहा है वो एसोसिएटेड होगा। तो ना ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फंक्शन होता है, ना ही रिलेशन फंक्शन होता है। फंक्शन के लिए 2 क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। वो दोनों क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ प्री डोमेन मस्ट बी एसोसिएटेड, और हर एलिमेंट का एक सिंगल इमेज होना चाहिए। तो यही मैंने पढ़ाया था कल कि फंक्शन को डिसाइड करना। नो, जैसे इसमें देखो ना, 3 का इमेज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं हुआ, ये भी फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि 3 का इमेज नहीं है। इसमें ये हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1 के 2 इमेज हैं, तो सेकंड क्राइटेरिया फेल हो गया। ये सब कल मैंने डिटेल में पढ़ाया था। आप यूट्यूब पे जाकर के हमारा फर्स्ट क्लास का लेक्चर देख सकते हो। टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपने पढ़ रखा होगा 1 1 ऑनटो, मेनी 1 इनटो, फिर मेनी 1 ऑनटो, फिर 1 1 इनटो। ये 4 टाइप होते हैं। ये इंटो का क्या कॉन्सेप्ट है कि कोड डोमेन अगर रेंज से बड़ा है तो इंटो रहेगा, अगर कोड डोमेन और रेंज दोनों सेम है तो ऑन्टो हो जाएगा। कोड डोमेन का मतलब है, ये देखो 4 5 6 7, ये कोड डोमेन में आ जाएगा, लेकिन रेंज में खाली 4 5 6 आएगा। तो रेंज छोटा हो गया ना कोड डोमेन से, इसलिए वर्ड हमने क्या लगा दिया? एंटो। इसमें देखो, कोड डोमेन में 4 5 6, रेंज में भी 4 5 6, इसलिए यहाँ पे वर्ड लग गया ऑन्टो। 1 1 का मतलब होता है एक प्री इमेज और एक इमेज, या एक इमेज तो उसका एक ही प्री इमेज। मेनी 1 का मतलब होता है, इधर देखो ना, 2 और 3 का एक ही है, मेनी टू 1। तो ये सारी बातें बताई थी। उसके बाद से इनवर्स फंक्शन किसका होता है? तो सिर्फ 1 1 ऑन्टो का होता है। फिर कल मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है कि अगर कहीं भी आपको एक वर्टिकल लाइन मिल गई जो कि मोर देन 1 पॉइंट कट करता है, इसका मतलब है सिंगल एक्स के सामने 2 वाई है। सिंगल एक्स का 2 वाई, यानी ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हम ग्राफ पे लगाते हैं। अगर एक पॉइंट से ज्यादा पे कट किया तो ग्राफ विल नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। वहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में बताया था कि अगर कभी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए, एक भी ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए जो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब है एक वाई के 2 एक्स है। भाई अभी तो ये फंक्शन दिख रहा है, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट तो कहता है कि ये फंक्शन है। x1 x2 एक y को जा रहा है, मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा ये, लेकिन इसका इनवर्स फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो वर्टिकल लाइन खुद फंक्शन के चेक करने के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन उसके इनवर्स के चेकिंग के लिए होता है, वेदर इनवर्स इज अ फंक्शन और नॉट। ये बताया था मैंने। उसके बाद से एक क्वेश्चन कराया था, 50 स्टूडेंट्स को रोल नंबर देना है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करना। फिर डोमेन रेंज में मैंने बताया था जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जैसे 5x + 7, क्योंकि आज डोमेन रेंज को कंटिन्यू करना है इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से बता रहे हैं। 5x - 7, इसमें x की वैल्यूज आप क्या क्या ले सकते हो? x हमारा प्री इमेज है, और जो आ रहा है सॉल्व करके y इज आवर इमेज। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकते हो? तो रियल नंबर के सिस्टम में रियल नंबर के टोटल 5 पार्ट होते हैं, चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया जाएगा। पहला होता है नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल और फिर इरैशनल। 5 पार्ट में रियल नंबर को डिवाइड किया गया है। तो किसी भी नंबर में आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एनी नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड विद 5, और जो रिजल्ट आएगा किसी भी नंबर में हम -7 भी कर सकते हैं। √2 - 7 कोई मना कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर हो गया पूरा का पूरा रेंज। अब यहां देखो, ये 3x², अब किसका स्क्वायर नहीं कर सकते बच्चे? बताना आपको कि मैम आपने ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं कि किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो सही बात है बच्चे, अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब हर नंबर का हम स्क्वायर कर सकते हैं। मेरी बात समझो जो कहना चाह रहे हैं, कहीं भी स्क्वायर लेने में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि हम एक्स की जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे डोमेन हो गया रियल नंबर।
रेंज निकालने के लिए आप x एज अ फंक्शन ऑफ y रिप्रेजेंट कर दो, जैसे इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं, आपने 11th-12th में किए होंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, और फिर y के लिए सोच लो, वो हो जाता है रेंज। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने किया x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 10/3, x निकाला तो y पे रेस्ट्रिक्शन आ गया, क्योंकि रूट जो है वो नेगेटिव का कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y को होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो रेंज आ गया हमारा 10 से इन्फिनिटी। एक तो ये प्रोसेस हो गया इन्वर्स निकाल करके रेंज निकालने का। टोटल 3 प्रोसेस है हमारा रेंज निकालने का। एक तो इन्वर्स निकाल लो, एक्सप्रेस कर दो x एज अ फंक्शन ऑफ y, और फिर y पे देखो कि कौन सा रूल लग रहा है। एक है आपका लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग बोले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको एमएमई में हर जगह लगाना होगा। ये देखो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम उठाएंगे वेरिएबल से, फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी ग्रेटर देन 0, प्लस 10 कर रहे हैं तो वो 10 से बड़ा, तो 3x स्क्वायर प्लस 10 ही तो y की वैल्यू थी ना, तो y 10 से बड़ा, यानी 10 से इन्फिनिटी। अब आप कहोगे कि मैम आपने 2 मेथड तो बता दिए, एक इन्वर्स वाले रूल से और एक लॉजिकल थिंकिंग से, तीसरा रूल क्या है? तो तीसरा रूल होता है मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डिसाइड करके, जो कि हम लोग 7 में पढ़ेंगे, फिर 9 में पढ़ेंगे, तब जाकर के वो रेंज निकालना हमें आएगा। तो ये सब तो हो गए बेसिक से फंक्शन, जहाँ पे डोमेन सारे रियल नंबर हो जाते हैं, रेंज में भी ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। बट सिर्फ 2 ऐसे फंक्शन हैं जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है। ये देखते ही आपका तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि अरे इसमें हमें कुछ वर्किंग करना पड़ता है। वो 2 फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन और रेशियो फंक्शन। ट्रिगो फंक्शन नहीं है, इसलिए आप लोग खुश हो जाए, बिल्कुल खुश हो जाए, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ये सब कुछ नहीं पढ़ना, उन सब का डोमेन रेंज हमें नहीं करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऐसे मैथमेटिक्स का ब्रांच जो हमारे माइक्रो और मैक्रो में काम आएगा। ठीक है, तो साइन कॉस का ज़्यादा यूज नहीं है, कॉस का बस हल्का सा यूज है चैप्टर 12 में जब लाइन्स एंड प्लेन्स पढ़ाएंगे, बहुत छोटा सा, उतना तो सभी बच्चों को आता है, तो उससे ज़्यादा ट्रिगो का यूज कहीं भी नहीं है। तो यहाँ देखो एफ एक्स और एफ एक्स बाई जी एक्स, रूट के अंदर में कभी भी नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता। अब आप कहोगे मैम हमने तो पढ़ा है कि रूट -4 को हम लोग लिख सकते हैं +-2 आयोटा, तो आयोटा बच्चे ये इमेजिनरी नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर में काम नहीं करेंगे। ये दूसरी खुशखबरी। पहला खुशखबरी ये है कि ट्रिगो नहीं आएगा अब हमारे रास्ते में, और दूसरी खुशखबरी है कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे दुनिया में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग बिजनेस वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। इतना ही कुछ सोचने को हाइपोथेटिकल, बहुत सारे थ्योरेटिकल बातें। अब नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं परेशान करेगा, सिर्फ रियल नंबर सिस्टम में हमें काम करना है, सिर्फ रियल नंबर सिस्टम में ही हमें काम करना है। तो रियल नंबर सिस्टम में नेगेटिव का अंडर रूट डिफाइंड नहीं होता है, यानी एफ एक्स को होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा लॉजिक है कि समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, सो डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू 0। यही 2 लॉजिक बस हर जगह डोमेन निकालने में आपको काम आएगा। फर्स्ट सेम में भी, सेकेंड सेम में भी, थर्ड सेम में नहीं आता है डोमेन रेंज, लेकिन सेकेंड सेम में आता है चैप्टर 15 में। तो ये दोनों बातें अब आपको अपने लाइफ टाइम में याद रखनी है। माइक्रो मैक्रो में भी बहुत सारे डेरिवेशन करोगे, किसी के नीचे में कुछ आ जाओगे, फिर आप कहोगे जैसे किसी के नीचे में आ गया डिमांड इज इक्वल टू P + 7 बाई P² + 2, तो ये डिमांड एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस है, या कुछ ऐसे ले लो ना 3P - 6। तो आप ये कहोगे कि 3P - 6 कांट बी इक्वल टू 0, यानी P कांट बी इक्वल टू 2। एक P = 2 हटा दो, मतलब प्राइस 2 कभी हो ही नहीं सकता, नॉट फिजिबल। तो ऐसा आपको माइक्रो मैक्रो में भी बहुत जगह करने को मिलेगा। उसी पे मैंने एक एग्जांपल दिया था, रूट अंडर 4x + 3, तो मैंने कुछ नहीं किया, 4x + 3 को क्या कर दिया, एक लाइन जरूर लिखना होता है, क्योंकि आप जो भी मन में लॉजिक सोच रहे हो ना, उसको लिखना है। एमएमई प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, थ्योरेटिकल बातें लिखनी पड़ती है, क्योंकि उस पर भी मार्क्स अलॉटेड होता है। आप नहीं लिखोगे, सीधा यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, तो कैसे किया आपने? आप कहोगे मैम इतना टीचर को नहीं पता क्या? भाई टीचर को तो सब पता है, पेपर ही मत दो फिर एमएमई का, टीचर को तो आता है, वो तो खुद ही सॉल्व कर लेगी एमएमई का पेपर। तो बात ये हो रही है कि आप कैसे सोच रहे हो, आप कैसे लॉजिक लगा रहे हो, इसलिए आपका एग्जाम लिया जा रहा है ना। तो जो भी आपने सोचा उस चीज को लैंग्वेज में लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटेगा। तो इसलिए आपको लिखना है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर 4x - 3 से बड़ा, x इज -3/4 से बड़ा, और इक्वल टू भी है, इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दिया, और ये हो गया हमारा डोमेन। रेंज के लिए मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर y² = 25 है, तब तो हम y की वैल्यू +- दोनों लेते हैं,
लेकिन अगर y इज इक्वल टू √25 है तो सिर्फ +5 ही एक्सेप्टेबल होगा, याद रख लो। अगर पहले से रूट लगा करके दिया हुआ है तो वी विल एक्सेप्ट ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। पहले से माइनस लगा करके बाहर में और फिर रूट दिया हुआ है तो वी विल एक्सेप्ट ओनली नेगेटिव वैल्यूज। और अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो वी विल टेक बोथ प्लस एंड -5 वैल्यूज। तो यहाँ पर बच्चे लॉजिक क्या है कि √4x+3 तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए रेंज हो गया 0 to ∞। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन जो था वो रेशियो पे था, x+4 जो है वो 0 नहीं होगा तो x-4 नहीं होगा, तो मैंने -4 को निकाल दिया। इसको लिखने का तरीका ये भी है और ये भी है। रेंज के लिए y के लिए सॉल्व किया हम लोगों ने, y इज इक्वल टू था तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फिर x एज अ फंक्शन ऑफ y निकाला, तो रिस्ट्रिक्शन इस पे निकला कि y कांट बी इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा रेंज। एक डिवीजन से भी हो सकता था क्योंकि ऊपर की डिग्री जो है वो नीचे की डिग्री के बराबर है। ये चैप्टर 6 में बताएंगे जब एसिम्पटोट्स, तब आपको आ जाएगा समझ में डिवीजन वाला चीज। उसके बाद से मैंने होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 तो मुझे डिस्कस करना है। तो ये था लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 2 ऑफ चैप्टर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चे? किसी से हुआ है फर्स्ट वाला क्वेश्चन? यस समीर, आप हो मीटिंग में? अनुष्का? तो देखो बच्चे, कर लिया है तो आप लोग अपना मैच करना, जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ देखो। सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे दोनों लॉजिक दिख रहे होंगे। आपको अगर मैम अब ये कैसे होगा, यहाँ पे तो अंडर रूट भी दिख रहा है और रेशियो भी दिख रहा है। तो बारी बारी से काम करेंगे। पहले रेशियो का कर ले, तो लिखेंगे x-1 बाई x-2 x+3 is a ratio function and not defined if denominator is 0। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो डिफाइंड नहीं होगा, यानी x-2 x+3 is not equal to 0, यानी x is not equal to 2 and x is not equal to -3। ये दोनों वैल्यू नहीं ले सकते बच्चे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू लोगे तो डिनोमिनेटर होने लगेगा 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। पहले ये तो डिसाइड कर लिया। अब दूसरे लॉजिक के अकॉर्डिंग ये पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है रूट के अंडर में, तो अंडर रूट में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती। तो लिखेंगे सिंस रूट अंडर x-1 अपॉन x-2 फिर x+3 is a square root function which is not defined for, which is not, किसके लिए नहीं डिफाइंड होता? defined for negative values, so x-1 upon x-2 into x+3 should be greater than equal to 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 1 में भी आता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो चाहे आप चैप्टर 1 से सीख करके चैप्टर 2 में अप्लाई करो या चैप्टर 2 से सीख करके चैप्टर 1 में अप्लाई करो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। सीखना हमारा मकसद है, कहीं भी जहां मौका मिले आप वहीं पे सीख लो। तो अब हमें x की वैल्यूज निकालनी है। ये तो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में बना हुआ है, अच्छी बात है। कहने का क्या मतलब है कि x-1 इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, x-2 इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, x+3 इज ऑल्सो अ लीनियर एक्सप्रेशन। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन में मिल जाए x² कुछ ऐसे मिल जाए x² -4 और नीचे मिल जाए x², तो मुझे बनाने दो -6x, 3 2 जा 6 होता है, नहीं 5x और प्लस कुछ ले लेते हैं 6
और यहाँ पे ले लो -16। तो आपको ना पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो अभी मैंने बोला x-4 x+4 और नीचे में आ जाएगा x-2 x-3। सबको लीनियर में लाना जरूरी है बच्चे, ठीक है, वही बता रहे हैं। अगर लीनियर में नहीं होगा क्वेश्चन तो हर एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना आना चाहिए, और ये आता है सभी बच्चों को। ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक या क्यूबिक दिया रहेगा जो कि आप आसानी से उसको रिड्यूस कर पाओगे लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में है तो आपको वी इक्वेट ईच लीनियर फैक्टर विथ 0, 0 के साथ सबको इक्वेट करेंगे तो मिलेगा x-1 इज इक्वल टू 0। एक हमें वैल्यू मिल गई x इज इक्वल टू +1, एक मिल गई x-2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू +2, एक मिल गई x+3 इज इक्वल टू 0 तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। हाँ जी, कुछ बच्चे आज नए आए होंगे, सेकंड क्लास है हमारी, तो उन्हें पता नहीं होगा। आप साथ साथ नोट्स बनाओगे, और अगर कोई डाउट है तो लाइव सेशन का फ़ायदा यही होता है कि आप बीच में डाउट अपना पूछ सकते हो माइक को अनम्यूट करके, उसी टाइम आप मुझे टोकोगे। ऐसी बात नहीं है कि मैम क्या सोचेगी या मैम डांट देगी। मैम क्यों डांटेगी, आप सीखने के लिए आए हो ना, पूछ सकते हो बीच में रुक करके। वैसे हम हर टॉपिक के बाद पूछते हैं कि कोई डाउट है तो पूछ लो, तो उस टाइम भी आपको मौका देते हैं कि अगर कहीं बीच में आप डाउट में फंसे होगे ना तो उस टॉपिक को क्लियर कर लो। हर नए टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक बार बच्चों से कंफर्मेशन ले लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो आपको पूछना है। नए नए हो तो आप थोड़े शाई हो गए, अभी आप मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे मुझे जान जाते हैं उन्हें पता है कि कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और कई बच्चे तो बस मैथ्स के टीचर के नाम, मैथ्स के टीचर को ऐसी कैटेगरी में डाल देते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा विलन है ये। सही बात कह रहे हैं। मेरे लाइफ में जितने भी बच्चे मुझसे मिलते थे सब, मैम मेरा मैथ्स बहुत वीक है। मैंने कहा अरे वीक है तो क्या हो गया, तभी तो आप मेरे पास आए हो सीखने के लिए, आप मेरे से डरो नहीं। तो आपका कोर्ट मार्शल थोड़ी करेंगे, पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे। फिर जब वो लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं मैम मुझे तो पहले लगा कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हो, ये हो वो हो। धीरे धीरे उन लोगों को फिर ठीक लगने लगता है। मेन चीज़ है यहाँ पे कि क्लास से हम कितना बेनिफिट उठाएं, कितना मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और सेटिस्फेक्शन भी मिले। हर चीज़ को आपको समझना है, जो भी बातें हम बोल रहे हैं, नहीं तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी और ये मुझे नहीं पसंद। तो क्लास में आप पूछोगे जहाँ भी डाउट होगा, और जहाँ हम आपसे पूछेंगे कि बताओ ये क्या होगा, वहाँ पे आपको जवाब भी देना है। लाइव का मतलब आप जिंदा, कोई मुर्दा थोड़ी हो कि चुपचाप से बैठे रहोगे नहीं बोलोगे। तो लाइव में आपको भी जवाब देना होता है, ठीक है। तो ये हो गया x+3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। तो तीन बातें आ गई, 1, 2 और -3। इन तीनों को नंबर लाइन पे अरेंज कर दो। ऐसा कुछ आपने 12th क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया होगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। इन तीनों वैल्यूज में सबसे पहले किसको मौका मिलेगा? यस, लगता है कोई कुछ पूछना चाह रहा है। -3, 1, 2। इन तीनों नंबर ने पूरे रियल नंबर्स को 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। एक -∞ से -3, एक -3 से 1, एक 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। इन चारों इंटरवल में पता है हमें इस एक्सप्रेशन का साइन पता करना है कि एक्सप्रेशन आखिर है क्या। दिख रहा है सब कुछ? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब सब कुछ एडजस्ट हो गया सिंगल स्क्रीन में। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसमें कोई भी जो नंबर होगी वो सारी वैल्यूज जो है वो 2 से बड़ी हैं, तो अगर हम 2 से बड़ी वैल्यू इसमें डालते हैं, किसमें? ये तो हो गया दूसरा, x-1 बाई x-2 इंटू x+3 का साइन चेक करना है। अगर हम 2 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जैसे 3 डाल दिया, 3 - 1 पॉजिटिव। नीचे में क्या आ जाएगा? 3 - 2 पॉजिटिव। और ये क्या आ गया? ये भी पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव मिलकर के क्या दे देंगे हमें? पॉजिटिव। यानी 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे, 2.1 से लेकर के कुछ भी इन्फिनिटी तक, 50, 1 लाख, कुछ भी, वो हमें x-1 बाई x-2 इंटू x+3 पूरे एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज अ होल पॉजिटिव वैल्यू देगा। 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो। अब आप कहोगे मैम मुझे ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं डिसाइड करना, कोई बात नहीं, आप 1.5 ही डाल दो ना। तो 1.5 - 1 बाई 1.5 - 2, 1.5 + 3,
तो ये हो जाएगा -0.5, नीचे में क्या आ जाएगा, नहीं नहीं प्लस, और नीचे में आ जाएगा -0.5। देखो आप लोगों ने मुझे नहीं टोका, मैंने न्यूमरेटर में माइनस लगाया था, माइनस थोड़ी होगा। 1.5 - 1 इज 0.5, तो आप टोकोगे वहीं पे। 1.5 + 3 4.5, तो देखो ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो कि पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, नेगेटिव। नेगेटिव से अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव। अब -3 और 1 के बीच में कौन सी एक ऐसी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू बताओ तो जिसको हम फंक्शन में पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, चलो -2 बोला, आप 0 भी डाल सकते हो क्योंकि 0 आसानी से पुट हो जाता है। आप -2 ही डाल दो, तो -2 ऊपर में डालेंगे तो -3, नीचे में आ जाएगा -4 और इधर आ जाएगा +1, इसमें डालेंगे तो -2। तो दो नेगेटिव कैंसिल होकर के फिर दे देंगे पॉजिटिव, और आप 0 डाल दे तो सीधा माइनस माइनस प्लस, तो दो माइनस ऊपर नीचे कैंसिल कर देते, पॉजिटिव ही आता। ठीक है, अब -3 से छोटी वैल्यू लाइक -10, तो ऊपर में आ जाएगा नेगेटिव, ये सब रफ वर्क होता है, नीचे में भी आ जाएगा नेगेटिव और ये भी आ जाएगा नेगेटिव। 3 नेगेटिव का क्या काम बच्चे, एक तो नेगेटिव रह ही गया, तो नेगेटिव आएगा। अब जैसे ही हम ये करते हैं ना, कई सारे बच्चे, मतलब अपने लाइफ में तो मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। पहले जब लाइव होती थी ना क्लास, तो दो दो बच्चे लेकर के बैठे हुए, केएमसी की छुट्टी 1:30 बजे हो रही है, एसआरसीसी की 5 बजे हो रही है, तो बच्चे आते आते 5:30 6 बजे पहुंच रहे हैं। हर टाइम में अलग अलग बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, तो आप सोच लो कि एक सेशन में हम लोग कितना बैच लेते थे। वीकेंड का अलग चल रहा है, टीटीएस का अलग चल रहा है, एमडब्ल्यूएफ का अलग चल रहा है, मॉर्निंग का अलग चल रहा है, बहुत सारी बैचेस होती थी। तो हर जगह बच्चों ने मुझे यही कहा, हमेशा हुआ है, आप लोग भी शायद अगर फेस टू फेस मेरे से पढ़ रहे होते तो ज़्यादा खुले रहते, तो ज़्यादा बोलते। तो सभी ने कहा कि मैम आपने इतनी मेहनत क्यों की, हम लोगों ने तो किया हुआ है 11th 12th में क्वेश्चन, अगर एक पॉजिटिव आता है तो ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है, तो हर इंटरवल में चेक करने की क्या जरूरत है। आपके भी दिमाग में आई है क्वेश्चन कि मैम इतनी मेहनत क्यों कर रही है। बच्चे ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर 9 में भी और कहीं कहीं कि अगल बगल ही आ जाता है सेम साइन, कॉन्जिक्यूटिव आ जाता है सेम साइन, ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट चलेगा, हर जगह ऑल्टरनेट वाला रूल ट्रू नहीं होता है। इसलिए कितना हमारा टाइम लगेगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, इसलिए चेक करना सही रहता है। अब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमारी रिक्वायरमेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन यहाँ है पॉजिटिव, मैंने कुछ गलत किया, 2 में नेगेटिव आ गया, बताना। 2 से बड़ी वैल्यू लेने पे कुछ लगता है इरेज हो गया था, 3 - 1, हाँ 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 ठीक है ठीक है, ये पॉजिटिव था, ये इरेज हो गया था पेन से, तो ये आ गया, ये भी आ गया पॉजिटिव। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी किया हुआ है ना कि x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू -3, इन दोनों पे भी तो कांटा लगा हुआ है, 2 और -3 नहीं लेना है। तो बच्चे हमारा डोमेन कहाँ से कहाँ बनेगा, डोमेन बनेगा जो कि ओपन होगा -3 और 2 पे, तो डोमेन हो जाएगा -3 से 1, 1 को इंक्लूड कर लिया क्योंकि 1 पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, यूनियन। 2 को फिर इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और इन्फिनिटी को तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते, तो सिर्फ इंक्लूजन का ब्रैकेट 1 पे लगा है। तो ये हो गया डोमेन हमारा -3 से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये हो गया डोमेन। तो अब आप समझ चुके होंगे लॉजिक कि अगर इस टाइप का रेशियो फंक्शन या अंडर रूट में मिल जाए तो अच्छा होता है कि आप सबको लीनियर में ब्रेक कर दो। लीनियर में ब्रेक करने के बाद पूरे एक्सप्रेशन का ही आप चेक करोगे साइन की साइन क्या आ रहा है, जिस इंटरवल में लाइक कर रहा होगा वही इंटरवल हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे ज्यादातर आते हैं पेपर में। चैप्टर 1 में भी इसका जिक्र है, सीधा ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स को सॉल्व करना।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ एक्सप्रेशन होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दो और फिर हर फैक्टर को जीरो से इक्वेट करके आपको जो वैल्यूज मिल रही है उनको नंबर लाइन पे डाल दो और फिर डिसाइड कर लो कि कहाँ पे पूरा होल एक्सप्रेशन कहाँ पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव है। फिर जो रिक्वायरमेंट है, अभी तो इस क्वेश्चन में पॉजिटिव चाहिए था लेकिन एग्जाम में कभी नेगेटिव भी दे देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0। इन सब बातों पे ध्यान देना होगा कि कहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना है, कहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाना है। क्लियर बच्चे? यहाँ तक में अगर किसी को डाउट है तो इस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो होमवर्क में जो सेकेंड क्वेश्चन दिया था वो आप देखो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 टू द पावर हाफ। जो सारे बच्चे गलती करते हैं वो यही है कि दोनों को कंबाइन कर देते हैं बच्चे। अब सोचो, कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का अंडर रूट और ऊपर में हो जाएगा x प्लस 1 का अंडर रूट, x माइनस 1 का अंडर रूट प्लस 1। ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो ऐसा नहीं करना हमें। फंक्शन का रूल होता है कि अगर फंक्शन दो अलग अलग पार्ट में है तो फंक्शन विल बी डिफाइंड इफ ऑल द पार्ट्स आर डिफाइंड फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ x। ये वैसे x के लिए फंक्शन होगा जो x इसको भी डिफाइन करेगा और इस पूरे एक्सप्रेशन को भी डिफाइन करेगा, तो वो y को भी डिफाइन करेगा। क्लियर? तो ये हो गया, तो दोनों को अलग अलग देखेंगे। पहला जो है x प्लस 1 का पावर हाफ, ये है रूट अंडर x प्लस 1। इसका मतलब क्या है? आप एक लाइन तो लिख ही सकते हो, सिंस इट इज अंडर रूट फंक्शन एंड इट इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, तो विच मीन्स x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव लिखते हैं। मैंने गलत बोल दिया, थोड़ा सा का फर्क है लेकिन वो फर्क भी मायने रखता है। नॉन नेगेटिव का ही अंडर रूट एग्जिस्ट करता है। नॉन नेगेटिव बोले तो 0 भी आ जाएगा इंक्लूडिंग पॉजिटिव, और खाली पॉजिटिव बोलेंगे तो 0 हट जाएगा, इसलिए 0 रखना जरूरी है। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। चलो, पहला एक्सप्रेशन कह रहा है कि ये वाला पार्ट डिफाइंड होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। दूसरा वाला पार्ट है 1 बाई एक्स माइनस 1 टू द पावर हाफ, यानी 1 बाई रूट अंडर x माइनस 1। तो ये डिफाइंड होगा, इसके लिए आपको लाइन लिखना पड़ेगा, सिंस इट इज स्क्वायर रूट फंक्शन एंड इट इज इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो, सो x माइनस 1 शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0 एज इन डिनोमिनेटर, इसलिए 0 नहीं हो सकता है। स्क्वायर रूट फंक्शन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आ सकता था, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो आ गया x इज ग्रेटर देन 1। अब जरा दोनों कंडीशन को ध्यान दो, एक कह रहा है कि -1 या उससे बड़ा चलेगा, दूसरा कह रहा है 1 से बड़ा चलेगा। एक कह रहा है -1 को लेते हुए उससे आगे जा सकते हैं, एक बोल रहा है 1 को लेते हुए उससे आगे जा सकते हैं। अब देखो, मेरा कलर, दो कलर हम लोग लेते हैं जब स्क्रीन पे कलर का ऑप्शन है, तो ऐसे नोटबुक में तो कलर का ऑप्शन नहीं होता है। तो -1 से बड़े पूरे को मैंने येलो से रिप्रेजेंट कर दिया, येलो और ब्लू, क्योंकि जो कॉमन होता है वो ग्रीन बन जाता है। 1 से बड़ा, नॉट इंक्लूडिंग 1। तो ग्रीन पोर्शन बना कौन सा? 1 से आगे। जो 1 से आगे है वो -1 से भी ऑटोमेटिकली बड़ा हो ही गया। तो दोनों का जो कंबाइंड रीजन है, कंबाइनिंग बोथ, वी गेट डोमेन एज, कहां से कहां तक? क्या 1 को हम ओपन में लेंगे या क्लोज्ड में लेंगे? क्यों लेंगे क्लोज्ड? यहाँ देखो, अभी तो बताया डिनोमिनेटर में है, सो x माइनस 1 कांट बी इक्वल टू 0। तो क्लोज्ड कहाँ से हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन 1 ना, ओपन में लेंगे। अच्छी बात है, जब आप कुछ गलत जवाब देते हो ना तो ये ज़्यादा बढ़िया है सही जवाब से, क्योंकि सही जवाब तो देने का आप लोगों को हैबिट होगा, तो कुछ आप नया नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब गलत जवाब दोगे तो कुछ नई चीज़ें करो, तो वो उसका फिर जब काउंटर एग्जाम्पल आपको मिलेगा ना तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा।
तो क्लोज्ड और ओपन का थोड़ा सा थिन फाइन लाइन है, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, क्यों लिया ओपन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर ज्योमेट्रिकली एक्स स्क्वायर वर्सेस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ये है बहुत इजी चीज, लेकिन बस माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाए तो आप हर क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली भी सोच सकते हो। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? एक्स स्क्वायर इज द एरिया ऑफ a four-sided figure having all the side of equal length, having all the side of equal length, that is x। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर। इसका जो एरिया है वो है एक्स स्क्वायर। दिस साइड इज ऑल्सो एक्स, दिस साइड इज एक्स, दिस साइड इज एक्स, दिस साइड इज एक्स। अब इसी को कंपेयर करके देखो, ये मैंने थ्री लाइंस लिए थे ना, अब ले लेंगे 4 लाइन। ध्यान से देखो, 4 लाइन का स्क्वायर बनाया। यहां से यहां तक था x और ये है 1। समझ में आ गई बात? x और ये है 1। तो ये एरिया तो सेम ही है, एक्स स्क्वायर। येलो वाला जो पोर्शन है ये तो एक्स स्क्वायर है, और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है दिस इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरा एरिया। तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो ये बता रहा है कि एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज बिगर देन एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज बिगर देन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक बड़े स्क्वायर का एरिया है और वो स्क्वायर का साइड सिर्फ 1 से बड़ा है। ठीक है, ये हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब कोई अगर पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज दिस थिंग, एक्स स्क्वायर और प्लस 1। this is x, this is x, this is 1, this is 1, so this represent x square plus 1। तो यहां से भी पता चल रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो है बड़ा किससे? x स्क्वायर प्लस 1 से। यानी कि ये दोनों एरिया जो है दिस येलो पार्ट एंड दिस येलो पार्ट, ये येलो पार्ट कितना एरिया होगा बता सकते हो? ये होगा 2x, क्योंकि हाँ, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आएगा, तो दिस एरिया इज 2x। क्लियर? ये तीनों डायग्राम क्लियर है आपको? तो ज्योमेट्रिकली ये मीनिंग हो गया। ये 2D में था इसलिए स्क्वायर बनाया। अगर आ जाता है एक्स क्यूब वर्सेस एक्स प्लस 1 का क्यूब, तो देखो मेरा डायग्राम कितना सही बनता है, या जो भी बनता है समझ लेना। एक्स क्यूब का मतलब है कि क्यूब होगा जिसका वन साइड का डायमेंशन है x, उसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ x साइड का क्यूब। और x प्लस 1 का मतलब है तो एक बड़ा, ऑब्वियस बड़े वाले कंटेनर का जो है वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जो दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा होगा। दिस इज x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, और फिर आप समझ गए होंगे कि x क्यूब प्लस 1 क्या होगा? दिस इज x क्यूब और एक छोटा सा और 1 का क्यूब और ये x क्यूब। तो अब आप समझ गए होंगे कि दिस इज x क्यूब, दिस इज x प्लस 1 का क्यूब एंड दिस इज x क्यूब प्लस 1। तीनों का मीनिंग क्या है? तो बच्चे देखो, सबसे पहली बात है कि बेसिक फंक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया और वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था इसलिए फिर से बता रहे हैं। बेसिक फंक्शन में हमें पढ़ना है 10 to 11, मतलब कुछ ज़्यादा ही ग्राफ्स पढ़ने हैं, और जब तक बेसिक फंक्शन नहीं आएगा तब तक मॉडिफाइड ग्राफ भी हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे।
और बेसिक फंक्शन में स्टार्ट होता है लीनियर फंक्शन से, बहुत ही बेसिक। वाई और एक्स के बीच में सबसे आसान रिलेशनशिप है लीनियर रिलेशनशिप। तो हम लोगों ने लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिया होगा कि कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। एक बार x 0, एक बार y 0। x 0 डाला तो y 3 मिला, और y 0 डाला तो x माइनस 3/2 मिला, है ना। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये बन गया हमारा लाइन। तो आपसे एक्सपेक्ट तो इतना ही किया जा रहा है कि जब भी स्ट्रेट लाइन हो तो आप इस लाइन को ड्रॉ कर दो। स्ट्रेट लाइन की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ोगी, कहोगे मैम इतना आसान क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो बच्चे माइक्रो मैक्रो में जरूरत पड़ जाती है, बजट इक्वेशन होता है या कुछ इस टाइप का होता है, तो बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, तो उसमें कभी एक स्ट्रेट लाइन भी बनाना पड़ता है। लेकिन और भी फॉर्म आपको आने चाहिए, सिर्फ एक ही फॉर्म से बात नहीं बनेगी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आना चाहिए। हमारा नॉलेज पूरा होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से सोचने के लिए फ्री हो। हमें अपने आप को बाउंड नहीं करना कि सिर्फ एक ही तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं। एक दूसरा फॉर्म है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि c इज y इंटरसेप्ट एंड m इज स्लोप। स्लोप का मतलब होता है tan ऑफ थीटा। थीटा एंगल ये होता है बच्चे, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है लाइन, उसको थीटा बोलते हैं। यहाँ भी वही थीटा है। और c इज द लेंथ ऑन y एक्सिस। अगर c पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगा, c नेगेटिव है तो नीचे बनेगा। ये आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ते चले आए हो, तो एक ये फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। बहुत क्विक, बहुत फास्ट हम काम कर लें, इसलिए सारा फॉर्म पता होना चाहिए। उसके बाद से अगर 2 पॉइंट हो तो उससे पास करने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, ये सबको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बस मैंने एक बार लिख दिया और आपको याद दिला दिया कि ऐसे भी जरूरत पड़ सकता है, इस तरीके से भी सोचना पड़ सकता है हमें। उसके बाद से इंपॉर्टेंट जो है वो है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। 1 फिक्स है राइट हैंड साइड पे, 1 चेंज नहीं होता। x के नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, y के नीचे जो उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अब इसका एक एग्जांपल लिया मैंने, बजट इक्वेशन। उसमें बताया मैंने कि हम लोग 2 टाइप का कमोडिटी परचेज कर रहे हैं। सपोज करो आजकल के बच्चों का फेवरेट होता है जैकेट और शूज। अगर x नंबर ऑफ जैकेट परचेज किया, y नंबर ऑफ शूज परचेज किया, वैसे जो बच्चे लाइव में होंगे मैंने उल्टा लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, x नंबर ऑफ जैकेट, y नंबर ऑफ शूज। p इज द प्राइस ऑफ जैकेट, q इज द प्राइस ऑफ 1 शू, अ पेयर ऑफ शू। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास है $m जो कि हमें पूरा खर्च कर देना है, तो भाई दोनों का कॉम्बिनेशन m के इक्वल होगा। यही है बजट इक्वेशन। दिस इज बजट इक्वेशन। अब इस बजट इक्वेशन को ड्रॉ करना है, तो आप इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में 1 सेकेंड के अंदर मिला सकते हो तो कर दो। अदरवाइज वो तो है ही कि एक बार x 0 डाल दो, एक बार y 0 डाल दो, दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, वो तो हमें आता ही है। लेकिन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में भी थोड़ा आना चाहिए हमें। तो मैंने इस m को नीचे ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे लेते आए, ला दिया बच्चे। अब p का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 1 बनाने के लिए x को p को नीचे लेते आए, सॉरी x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो p को नीचे लेते आए। y का कोफिशिएंट ऊपर न्यूमरेटर में 1 बनाने के लिए q को नीचे लेते आए। तो जब p को नीचे ला रहे हैं, q को नीचे ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा m बाई p, हो जाएगा m बाई q। तो अब m बाई p हो गया हमारा x इंटरसेप्ट और m बाई q हो गया हमारा y इंटरसेप्ट। ठीक है। अब बताओ कि m बाई p हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि m इज मनी, p इज प्राइस। प्राइस किसी भी चीज का है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनता है, माइक्रो और मैक्रो में, क्योंकि बहुत सारी चीजें। अब आपको अगर मैम आप बहुत सारी क्यों बोल रहे हो, आप ऑल दी थिंग्स क्यों नहीं बोल रहे? सारी चीजें पॉजिटिव नहीं होती, कभी प्रॉफिट का फंक्शन होगा तो वो नेगेटिव भी होगा बच्चे, समझ में आ रही है बात? कभी एम्प्लॉयमेंट रेट होगा या कुछ होगा, आप आगे चल करके पढ़ोगे, उसमें कुछ चीजें नेगेटिव भी आती हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इकोनॉमिक सेंस वाले जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, दीज आर पॉजिटिव। तो ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। अब एक्स इंटरसेप्ट है m बाई पी, तो सपोज दिस इज m बाई पी एंड सपोज दिस इज m बाई क्यू, तो बस यही बन गया हमारा लाइन।
और x इंटरसेप्ट हो गया ये लेंथ और y इंटरसेप्ट हो गया दिस लेंथ। समझ में आ गई बात? ये हो गया हमारा बजट लाइन। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह बजट लाइन को डबल इंटरसेप्ट के फॉर्म में ही हमें ड्रॉ करना है। आप चाहते तो एक बार x 0 डाल लेते, देखो ना, एक बार x 0 डालते तो y क्या मिलता है m/q, और तो एक पॉइंट हमें मिल गया 0 m/q, और एक बार y 0 डालते तो x मिलता m/p। ऐसे भी आसानी से ड्रॉ हो गया, लेकिन ये लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने करा दिया। तो स्ट्रेट लाइन में ये हो गया, और स्ट्रेट लाइन में एक लास्ट और भी चीज है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। याद है किसी को? y माइनस, अगर मैंने y1 कर दिया और नीचे y1 माइनस y2, तो सेम टू सेम x में भी लिखना है, x माइनस x1 बाई x1 माइनस x2। कोई चाहे तो ऐसे भी कर सकता है y माइनस y2 अपॉन कुछ भी नीचे में y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, वो आपकी मर्जी, आप जो भी लिखना चाहो, y1 माइनस y2। तो इधर भी वही सेम चीज करना पड़ेगा, x माइनस x2 बाई x1 माइनस x2। इस तरीके से हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाता है। अब बताओ, लीनियर फंक्शन का बेसिक जो है वो सारा क्लियर? लीनियर फंक्शन में थोड़ा ज़्यादा बेसिक होता है, क्योंकि किसी भी तरीके से हमें सोचना पड़ सकता है, इसके आगे इतना नहीं है। तो अब सेकेंड टाइप पे चलते हैं। फर्स्ट टाइप हो गया, फर्स्ट था हमारा लीनियर फंक्शन। अब सेकेंड चल रहा है क्वाड्रेटिक फंक्शन। सेकेंड है हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक से आपने नहीं पढ़ा होगा। अच्छा एक बात बताओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ऐसा ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है? किस चीज को रिप्रेजेंट, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये? यस। और पैराबोला ऐसे बनता है। अब आप कुछ बच्चे अगर नहीं पढ़े होंगे 11th क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, आप x की दो वैल्यूज ले लो ना, एक बार x 0 डाल दो तो y भी 0 आ गया, एक बार x 1 डाल दो तो y भी क्या आ गया, प्लस माइनस 1 दोनों आ गया। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किया ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर हम खुद से स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर रूट दूसरे साइड ले जाते हैं तो दोनों वैल्यू आएगी। तो एक बार +1 -1 इसके सामने और एक बार 0, तीनों को ज्वाइन कर दो, मिल गया पैराबोला। तो पैराबोला तो खैर आपने बहुत ही ऊपर लेवल का 11th क्लास में पढ़ा है, उस लेवल का हमें नहीं ड्रॉ करना। हमें ना ही कोई वर्टेक्स, लेटस, रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, ये सब कोई टर्म की जरूरत नहीं है। बेसिक ग्राफ का मतलब होता है, देखो वाई स्क्वायर वर्सेज एक्स का ग्राफ बनेगा राइट वर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू 0, इतना आपको पता होना चाहिए। बस एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि 0 0 से पास करेगा। फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस साइड वाला पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। बहुत ज्यादा करेक्ट ग्राफ आपको बनाना ही नहीं है, बस आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए और शेप की आपकी समझ कैसी है, बस इतना ही देखा जाएगा। ये 4 हो गए क्वाड्रेटिक फंक्शन में ग्राफ। ठीक है बच्चे? वैसे फंक्शन नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट से फर्स्ट और सेकंड जो है वो फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राफ की जब बात आती है रिलेशनशिप का ड्रॉ करना, तो 4 टाइप के ग्राफ आपको पता होने चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया पैराबोला, ऑल दीज आर पैराबोलाज। पैराबोलाज के बाद से है इलिप्स। तो इलिप्स में देखो, इलिप्स में आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी इलिप्स में एक सेंटर होता है, एक्स के नीचे किसका स्क्वायर है? ए का है, तो ए इंटरसेप्ट है, प्लस ए भी इंटरसेप्ट है और माइनस ए भी इंटरसेप्ट है, तो प्लस ए माइनस ए दोनों इंटरसेप्ट है। वाई के नीचे किसका स्क्वायर है? बी का स्क्वायर है, तो हम ऊपर में जाएंगे तो 0b, नीचे आएंगे तो 0 माइनस बी, और चारों को ज्वाइन कर दो तो ये हो जाएगा इलिप्स, ये हो जाएगा इलिप्स। ठीक है? अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय
16 इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना होगा तो हम फटाफट ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर के नीचे में 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नीचे में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स में चला जाएगा 1 2 1 2, वाई में चला जाएगा 4 यूनिट 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर इसको वर्टिकल इलिप्स बन गया। यहाँ पर आप लिख दोगे 0 और -4, यहाँ लिख दोगे 0 और 4, यहाँ लिख दोगे 2 0, यहाँ लिख दोगे -2 0। अब आप कहोगे मैम हम लोगों ने ऐसे पढ़ रखे हैं ग्राफ, x-3 का स्क्वायर y4 प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर y16 इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चे हमें मॉडिफिकेशन में पढ़ना है। अब उतना नहीं करना, सेंटर निकालो, ये सब मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे, बस शिफ्टिंग कर देंगे, इसी पैराबोला को शिफ्ट कर देंगे राइट या लेफ्ट जिधर भी हो रहा होगा। मॉडिफिकेशन बेसिक के बाद पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मॉडिफिकेशन शायद स्टार्ट हो जाए, बेसिक ग्राफ अभी रहते हैं कुछ, तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में मॉडिफिकेशन स्टार्ट होता है या नहीं। तो ये था इलिप्स। इलिप्स में ही सर्कल भी है। सर्कल कब? जब a इज इक्वल टू बी, यानी दोनों इंटरसेप्ट जब इक्वल हो जाए। तो x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 ही क्यों लिखें, कुछ और लिख दो, r स्क्वायर। सपोज करो अगर ये हमारा अल्फा बीटा है एंड r इज दिस मच लेंथ, तो ये बन गया हमारा सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन इसी डिजाइन की होगी। चैप्टर 2 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, सर्कल के ऊपर, खास सर्कल पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो अभी तो स्क्वायर फॉर्म में हमने अरेंज किया हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ ऐसे दिए रहेंगे जिसको स्क्वायर फॉर्म में रिड्यूस करके फिर सेंटर और क्या रेडियस निकालते हैं। सेंटर क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा। जो x में माइनस के बाद बचेगा, जो y में माइनस के बाद बचेगा, वही हो जाएगा हमारा सेंटर। और रेडियस हो जाएगा RHS पे किसका स्क्वायर है, दैट इज योर रेडियस। जिसका स्क्वायर होगा, यानी RHS में जो भी वैल्यू उसका अंडर रूट लोगे तब आपको रेडियस मिलेगा। क्लियर बच्चे? अब आपको हाइपरबोला बता रहे हैं, लास्ट है डिग्री 2 वाले में, उसके बाद से क्यूबिक फंक्शन पे चलेंगे। क्यूबिक फंक्शन इंटरेस्टिंग होता है। क्यूबिक बताएंगे आज की क्लास में, कहाँ पे खत्म करेंगे, क्यूबिक होगा और फिर इवन डिग्री फंक्शन, ऑड डिग्री फंक्शन, इतना आज कराएंगे। तो देखो या इवन डिग्री और ऑड डिग्री हो सकता है, नेक्स्ट में चले। अभी पहले हाइपरबोला देखते हैं। हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब आप कहोगे मैम कैसे पहचानेंगे कि हाइपरबोला है, कैसे पहचानेंगे कि हाइपरबोला है? तो कोई एक जो है ना वो नेगेटिव में होगा, कोई एक जो होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। देखो सेंटर इज 0 0, एक्स के नीचे किसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो हम ए आगे जाएंगे और पीछे भी आएंगे ए। वाई के नीचे बी का स्क्वायर, 0 बी 0 माइनस बी। ये बिल्कुल नया टेक्निक है, ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा। अब इन 4 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पास करा करके एक बॉक्स बनाना है। अब आप कहोगे मैम क्या क्या कर रही हैं, बॉक्स का डायगोनल भी बनाना है। अब मेरी तो मैथ्स ऑनर्स की भी क्लासेस चलती है, बीए प्रोग्राम, बीएससी फिजिकल साइंस, इन सब का मैथमेटिक्स जब पढ़ाते हैं तो ये सारे टेक्निक मुझे आते हैं। और इको ऑनर्स के बच्चों को कितना जल्दी क्विक ग्राफ बना ले, बेसिक ग्राफ, इसका आइडिया उन्हें होना चाहिए। वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया, वो बस देखेंगे कि हाँ इसने बेसिक ग्राफ सुंदर बनाया है, इसको आइडिया है। और ये सभी टीचर को पता होता है टेक्निक। ये डायगोनल हो गए, डायगोनल ही हमारे एसिम्प्टोट होते हैं। अब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये मैथ्स ऑनर्स में बताया गया। अगर कोई पूछ दे तो बोल देना कि मैथ्स ऑनर्स की बुक में है। अब आगे जो है डायगोनल, देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज पॉजिटिव,
यानी इनका पैरेलल बनाते हुए और एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे बन जाएगा हमारा हाइपरबोला। समझ में आ रही है बात? हाइपरबोला। ओके मैम, ये क्या मैजिक है? तो यही हमारा हाइपरबोला है। एक क्वेश्चन देखो जो कि आपके बुक में भी है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ बनाना है। बना सकते हो आप लोग इसका ग्राफ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हम पूरा स्क्रीन दे देते हैं, आप इसके हेल्प से हाइपरबोला। ये सबसे पहले बताओ कि ये डिग्री 2 का है, दोनों की डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, है या नहीं? यस मैम। सबसे पहले क्या ये पैराबोला है? क्यों? क्योंकि नहीं, पैराबोला नहीं है, क्योंकि पैराबोला में एक डिग्री 1 का होता है और एक डिग्री 2 का होता है। भूल रहे हो, ध्यान दो यहाँ। पैराबोला में ये देखो, अगर वाई स्क्वायर में था तो एक्स अकेला था, वाई स्क्वायर में था तो एक्स का पावर 1 था। एक्स की डिग्री 2 है तो यहाँ वाई की डिग्री 1 है, एक्स की डिग्री 2 है तो वाई की डिग्री 1 है। तो जब एक की डिग्री 2 और एक की डिग्री 1 है पावर, तो वो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी, हाँ ठीक है, पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। इलिप्स में क्या है, दोनों की डिग्री 2 है लेकिन हर जगह माहौल जो है वो प्लस 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 वाला ही है, तो वो इलिप्स हो जाता है। अगर सबकी डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, लेकिन कोई एक चीज माइनस में है, दोनों चीज तो माइनस में हो ही नहीं सकता। कभी सोचा है क्यों? अगर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाए, माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाए और इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है बच्चे, नहीं नहीं, इज इक्वल टू -1, नॉट पॉसिबल। मैथमेटिकली तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि दो स्क्वायर का सम कभी -1 आ जाए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए ऐसा आपको कभी नहीं पढ़ाया गया जब दोनों का साइन नेगेटिव होगा, किसी एक का ही साइन नेगेटिव होगा। तो अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था उसमें जानबूझ करके मैंने वाई स्क्वायर के आगे माइनस लगाया था, और अभी जो क्वेश्चन दिया उसमें एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगाया है। तो देखते हैं आप कितना बना सकते हो, ट्राई करो, इस ग्राफ को बनाओ। तो 2 मिनट का समय देते हैं। ग्राफ बना लिया तो जरा देखना कि आप लोगों ने सही बनाया या नहीं। लैंग्वेज में बता दो कि आपने बनाया क्या है। ठीक है, हाइपरबोला बनाया, सीधा बोलो, हाइपरबोला बनाया है, ऊपर और नीचे बनाया है, बस वर्टिकल बनाया। ठीक है, अब देखो इधर वाई स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स के नीचे बच्चे 1 है, ये सब बहुत लाइट पेंसिल से बनाते हैं, लाइक -1 0 और इधर 1 0, फिर 0 1 0 -1। बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाना जरूरी है, नहीं तो कितना विड्थ होगा ना हाइपरबोला का, ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद से आपने डायगोनल बनाया होगा, ये तो स्क्वायर ही बन गया। डायगोनल बना करके और ये ऊपर बना होगा और ये नीचे बना होगा, मतलब ये जो पॉइंट होते हैं यही पॉइंट से बस वापस चले जाना है। तो दिस हाइपरबोला, जिसको रेड से बना देते हैं, रेड इज आवर फाइनल ग्राफ। तो टीचर बस आपका यही देखेगी कि 0 -1 और 0 1 पे बच्चे ने प्लॉट कर दिया, मतलब टीचर को सिर्फ इससे मतलब है 0 1 0 -1। क्लियर? तो चलो, सेकेंड डिग्री के सारे ग्राफ हो गए। सेकेंड डिग्री में भी 4 पार्ट आपको बताए गए हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है क्यूबिक फंक्शन, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग सारे ऑड और इवन वाले जितने भी होंगे वो सारे ग्राफ को बनाने का एक ही टेक्निक है, उसको देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में सबका डोमेन एंड रेंज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ग्राफ को मैन्युअली देख करके आएंगे। थर्ड टाइप इज क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन में देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें 2 पॉइंट से तो बात बनेगी नहीं, 0 पे 0, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी है कि 2 पॉइंट लिया और बस ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन, क्यूबिक फंक्शन है। तो फिर y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में क्या डिफरेंस रह जाएगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इतना तो पता है। अभी हमने मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ा है, चैप्टर 9 में पढ़ेंगे तो इसका ग्राफ और भी
इजीली बन जाएगा, लेकिन चैप्टर 2 में बेसिक ग्राफ कैसे बनाना है फटाफट वो हमें सीखना है। 0 0 1 डालोगे तो 1, -1 डालोगे तो -1। तो पहले इतना तो प्लॉट कर लिया जाए, जो 3 पॉइंट आए हैं बेसिक पॉइंट हमारे, 0 0, फिर 1 पे 1, -1 पे -1। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया, इन तीनों पॉइंट से ग्राफ तो पास करने वाला है। अब आप जानबूझ करके 0 और 1 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लो, लाइक हाफ। जब x इज इक्वल टू हाफ लेते हैं, एक मिनट, जब x इज इक्वल टू हाफ लेते हैं, ये x है और ये y है, तो y कितना आ जाएगा, 1/2 का क्यूब यानी कि 1/8। अब देखो यहां से यहां तक लेंथ 1 है, यहां से यहां तक भी लेंथ 1 है, तो 1/2 पे 1/8 को मैच करना है, तो ये हो गया 1/2, उसका 1/4, उसका 1/8, यानी बहुत क्लोज हो गया एक्स एक्सिस के। सो दिस पॉइंट इज 1/2 एंड 1/8। तो 0 और 1 के बीच का कोई भी एक पॉइंट लेकर के आप इस तरीके से उसका y निकाल सकते हो। इससे हमें एक आइडिया ये लग जाता है कि 0 और 1 के बीच में ग्राफ जो है उसको ऐसे जाना है, क्लोजर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और फिर जा करके मैच कर जाना है 1 1 पे। समझ में आ गई बात? कुछ कुछ समझ में। अभी सिर्फ एक ही सेगमेंट का ग्राफ बनाया है 0 और 1 के बीच का, इसका थोड़ा 2 3 4 सेगमेंट में ब्रेक करके सोचना पड़ता है। अब अगर आप x इज इक्वल टू -1/2 डालते हो, जो कि ये वाला पॉइंट होगा -1/2, तो y जब निकालोगे तो -1/2 का क्यूब यानी कि -1/8। फिर वही सीन आ रहा है, ये है y की वैल्यू -1, तो इसका हाफ एग्जैक्टली मिडिल में हो गया -1/2, उसका भी हाफ हो गया 1/4, उसका भी हाफ हो गया 1/8, यानी वेरी क्लोज टू एक्स एक्सिस। यहां तक का तो ग्राफ बन गया। पहले बताओ यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? दिस इज -1/2 और -1/8, एनी प्रॉब्लम? ये जो ग्राफ मैंने ऐसे बनाया है इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो अब जरा एक 1 से बड़ी वैल्यू लेकर के देखो, 1 के पहले और 1 के बाद ना पावर का अलग बिहेवियर होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, अचानक से 8 हो जाएगा। तो ये 1 है और यहाँ पे ले लो 2 पे 8 तो शायद स्क्रीन से बाहर ही निकल जाए। 2 4 6 8, चलो नहीं निकला, यानी कि इस ग्राफ का बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, तो ग्राफ विल बिकम लाइक दिस। 1 के बाद ग्राफ बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा तो ये स्टीपर हो जाएगा। 1 के पहले क्लोज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और 1 के बाद क्लोज टुवर्ड्स वाई एक्सिस जाने की इसकी टेंडेंसी होती जाएगी, वाई बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। वही सेम चीज होगा -2 के साथ, तो y इज इक्वल टू -2 का क्यूब जो कि हो जाएगा -8। तो -2 पे -8, तो इधर -2 -4 -6 स्क्रीन से बाहर चला गया, इट विल बी लाइक दिस वे। अब छोटा करके देखो तो जरा शेप समझ में आ रहा है, शेप कैसा है? तो आप जब क्वेश्चन करोगे ना चैप्टर 2 का, और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन x क्यूब के ऊपर आते हैं, अगर सीधा y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना होगा तो हम लोग सीधा ऐसे बना देते हैं, ये 1 1, ये -1 1, इधर क्लोज टू एक्स एक्सिस, इधर क्लोज टू एक्स एक्सिस, उसके बाद से स्टीपर हो गया ये एक्स क्यूब का ग्राफ। इतना ही छोटू सा ग्राफ बनाते हैं, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर शिफ्टिंग होता है, फिर कुछ ऐसा होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब, फिर कुछ ऐसा होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब -5 का इफेक्ट। ठीक है, ऐसे ऐसे शिफ्टिंग चलता है। ये सब तो शिफ्टिंग में बताएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ये सब अभी सस्पेंस है। और जो बच्चे बहुत सस्पेंस के साथ नहीं सो सकते
और 2-3 वीडियो लगातार देखना चाहते हो तो लास्ट ईयर का वीडियोस भी मेरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ वो सेम ही है। चैप्टर 2 का सबके लिए फ्री है, चैप्टर 2 का पूरा खत्म कर जाओ, आपको सारा उसमें पता लग जाएगा। और इंसान ही तो है, हर साल पढ़ाते हैं तो 10-20% पढ़ाने के स्टाइल में अलग होता है, कोई टॉपिक आगे कोई टॉपिक पीछे, कोई एग्जाम्पल चेंज हो जाता है, लेकिन रहता वही है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही रहता है। जब तक सिलेबस नहीं बदलेगा तब तक हम लोग भी क्या चेंज कर लेंगे, वही चीज़ पढ़ाएंगे। तो बेसिक ग्राफ में मुझे आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया बच्चे, तो टाइम तो अप हो रहा है और कोई बेसिक ग्राफ तो आज हम लोग डिस्कस कर नहीं सकते। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम पे आप मीटिंग ज्वाइन करने की कोशिश करें। लेट से आओगे तो मेरा भी टाइम जाएगा आपको ज्वाइन कराने में और आपको समझ में कम आएगा, तो क्या फ़ायदा, टाइम पे आओ। तो आज के क्लास में बच्चे इतना ही है। क्लास 2 में 3 ही बेसिक ग्राफ हो पाया। अब क्लास 3 में चैप्टर 2 में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्यूबिक फंक्शन में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, अभी नहीं है तो क्यूबिक फंक्शन के बेसिस पे नेक्स्ट में इवन डिग्री फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखेंगे। मतलब एक ही ग्राफ में एक्स स्क्वायर का भी बनाना सीखेंगे, एक्स टू द पावर 4 का, एक्स टू द पावर 6 का, एक्स टू द पावर 8, किसी भी इवन का अब हम लोग बना सकते हैं। ऑड डिग्री फंक्शन का भी बना सकते हैं, जैसा एक्स क्यूब का है वैसे ही x5 का भी फॉर्म होगा, x7 का होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो यहाँ से हमारा बेसिक ग्राफ शुरू होगा। उसके बाद से कौन कौन से ग्राफ को हम लोग कवर अप करेंगे, तो मॉड फंक्शन का ग्राफ होगा ये दोनों, फिर मॉड एक्स का ग्राफ होगा, फिर x बाई मॉड एक्स सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होगा, 1/x का ग्राफ होगा, e टू द पावर x का ग्राफ होगा, ln x का ग्राफ होगा। ठीक है, ये इतने सारे ग्राफ होंगे। इतने सारे ग्राफ में करने के बाद फिर सबका डोमेन और रेंज, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू भी डोमेन और रेंज देखा जाता है। ये सब नेक्स्ट क्लास में होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा बेसिक फंक्शन क्लियर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। उसके एक नेक्स्ट क्लास में फिर मॉडिफिकेशन का सेकेंड क्लास होता है, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी आपका 3 क्लास का चैप्टर 2 रहता है, 3 क्लासेस और चाहिए। तो मैंने बता दिया नेक्स्ट क्लास में अभी बेसिक फंक्शंस ही कंप्लीट होगा, उसके बाद वाले क्लास में मॉडिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद वाले क्लास में लास्ट क्लास में मॉडिफिकेशन का प्रैक्टिस करा करके फिर चैप्टर 2 हो जाता है कंप्लीट। तो आज के क्लास में बच्चे इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में सभी को रिवाइज करके बैठेंगे। टिल देन बाय 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 बाय।